हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो हमारी चल रही है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस की। अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो काफी अच्छे वेटेज वाला चैप्टर है, एमएससी सीटी बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का अपने आप में ये इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है और इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये है क्या, किस चीज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है। वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सोल्यूशन, तो हमें यही जानना है कि भाई सोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं, देखो जो डेफिनेशन है, जो कंटेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तो हम सिलेबस में सीखते ही हैं। यहां पर हम बात करने वाले कि एग्जैक्टली अपने लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि भाई सोल्यूशन क्या है, तो जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन आपके लिए कि यार सॉल्यूट जो है वो क्या है, व्हाट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो चीज होती है जो कहीं ना कहीं कम अमाउंट में अवेलेबल होती है सॉल्यूशन के अंदर। तो प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन, ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आप एक समझो कि एग्जांपल के लिए अगर आप कोई एक कंटेनर लेते हो और उस कंटेनर में अगर आपने शक्कर डाला हुआ है और उस शक्कर को आपने पानी के अंदर डाल दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पर समझना है चीजों को। यहां पर ये जो शक्कर होगा वो कम मात्रा में होगा और पानी ज्यादा मात्रा में होगा। तो यहां पर जो सोल्यूशन बनेगा ये है टोटल सोल्यूशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टोटल क्या है, ये टोटल सोल्यूशन है। बट ये सोल्यूशन किससे मिलकर बना है, तो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो पानी, वाटर, जो कि एज ए सॉल्वेंट है, वाटर का काम। और दूसरा जो इसके अंदर आपने शुगर डाला हुआ है, जिसको हम एज अ सॉल्यूट देख रहे हैं इस समय। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हो तो क्या सिर्फ शक्कर और पानी जैसे एग्जांपल ही हमें लेना है, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का कॉम्बिनेशन से भी सोल्यूशन बनता है। तो ये भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो याद रखना कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूं स्पेसिफिक, तो यहां पर समझना इस चीज को कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमें ये दो चीज समझनी है। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। जब मैं सॉल्यूट की बात करता हूं, कुछ इस तरह से देखो, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है। तो मैं यहां पर एक पैटर्न ले लेता हूं। 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, पैटर्न समझा रहा हूं। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। ये पैटर्न में फॉलो करो। 9 टाइप्स के आपको यहां पे दिख रहे। तो एक हो गया, ये इस तरह से मैं कर देता हूं, ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8, 9, ठीक है। देख लेते हैं जितना भी हो सके। चलिए, तो अब यहां पर ट्रिक कुछ ऐसा है कि भाई सॉलिड के लिए आप क्या करेंगे, सॉलिड यहां पर भी ले लो, सॉलिड यहां पर भी ले लो, सॉलिड सॉलिड। फिर ये आ जाएगा लिक्विड, यहां पर भी ले लो लिक्विड लिक्विड, और लास्ट में ले लो गैस। तो ये कुछ इस पैटर्न में बन जाएगा कि सॉलिड 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 सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। और सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे आप, सॉल्वेंट वाले टेबल में आप LSG कर दो। सॉलिड LSG, सॉलिड मतलब पहले लिक्विड सॉलिड गैस, ठीक है। LSG लखनऊ सुपर जायंट कर दो, चलेगा। ठीक है, तरीका है बस याद करने का और कुछ नहीं। तो यहां पर मैंने कर दिया है पहले L
एस जी, ये दिख रहा है। अब इसी को रिपीट करते जाओ, एल एस जी, फिर आएगा एल एस जी। तो ये जो दिख रहा है इस समय, ये है प्रॉपर आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो एकदम अच्छे तरीके से आपको पता चल गया कि भाई क्या हमको मालूम होना चाहिए। यहां पर सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो कम मात्रा में है। सॉल्यूट मतलब कम मात्रा में। सॉल्वेंट का मतलब है जो ज्यादा अमाउंट में रहे। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड कम मात्रा में होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ऐसा कौन सा एग्जांपल है, तो बोले सर सॉल्टी वाटर, या फिर शुगर इन वाटर, शक्कर कम अमाउंट में है, पानी ज्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे एग्जांपल्स आप यहां पर देखेंगे। तो इसके आगे एग्जांपल्स आते हैं जो आप सिलेबस में सीखेंगे, बट उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। जब मैं बोलता हूं मोलारिटी, ध्यान से देखना जरा, इस चैप्टर में आपको ये वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, मोलारिटी। मैं आपको बता दूं कि मोलारिटी का जो सीधा सीधा रिलेशन है, यहां पर मोलारिटी को हम कैपिटल एम दिखाते हैं, बट आप ये भी समझ के रखना कि मोलारिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। मोलारिटी को आप कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करेंगे। एमएचटीसीटी में तो इसको हम एज ए सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं, एज ए सॉल्युबिलिटी भी इसको देखा जाता है। ठीक है, मोलारिटी होता क्या है, तो मोलारिटी का सिंपल सा रिलेशन है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर मोलारिटी जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें लीटर वर्ड आ रहा है। मोलारिटी में क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोलारिटी इक्वल टू, वो बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें, इन लीटर, लीटर में। मतलब ये है मोलारिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मोलारिटी क्या है, तो मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैप्टर के अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जानने के लिए मिलेगा, अब बेसिक सीख रहे हो तो ऑब्वियस आपको सब पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर जब भी आप 1 की बात करेंगे, 1 नंबर किसको देंगे हमेशा, तो 1 नंबर हमेशा हम सॉल्वेंट को देते हैं, और जो 2 नंबर होगा वो हमेशा हम सॉल्यूट को देंगे। ठीक है, तो अगर यहां पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n बोलते हैं, तो n1 किसके लिए हो जाएगा, n1 हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है। लेकिन अगर मैं n2 की बात करूं तो n2 क्या होगा, तो n2 आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो n होता है उसको हम दिखाते हैं मास अपॉन मोलार मास से भी दिखाते हैं, मास अपॉन मोलार मास। आगे मैं आपको बताऊंगा मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलार मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं, बट ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहली बार आपको मोल्स आया इसलिए मैं आपको n1 n2 समझा रहा हूं। तो n1 आ गया मतलब वो समझना कि सॉल्वेंट का मोल है, n2 आ गया मतलब सॉल्यूट का मोल है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मिक्स बहुत होता है यहां पर, पता नहीं चल रहा W1 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, W2 क्या है, सब मिक्स हो रहा है, सब खिचड़ी बन जाती है। इसलिए बेसिक का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर है। मोलारिटी किसको बोलते हैं, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। वैसे ही मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी भी कुछ ऐसे ही है। मोलालिटी हमको क्या बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय, देख लो, मोलालिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये N2 की बात कर रहा है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ध्यान से सुनना जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। ठीक है, अब वापस आपको डाउट आएगा सर ये मास जो है वो किसमें, किससे दिखाते हैं, तो जरा ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं इसको लेके। जब भी आप मास की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे बेसिकली, तो उसको हम
W से दिखाएंगे और सॉल्वेंट है इसलिए 1 करेंगे 1, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ अ सॉल्यूट, तो मास ऑफ अ सॉल्यूट जो होगा बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे सर ये W2 होगा, ठीक है। बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा मोलार मास। जो मोलार मास होता है उसको हम कैपिटल M से दिखाएंगे, लेकिन अब ये मोलार मास किसका है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने अगर बोल दिया मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बोल दिया, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बोल दिया, तो मोलार मास किससे दिखाएंगे W से, और सॉल्वेंट है तो 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा, सॉरी मोलार मास को दिखाते हैं M से, तो क्या बन जाएगा M1 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये बन जाएगा हमारे लिए M2। क्लियर है। अब यहां पर आप इस तरह से दिमाग चला सकते हैं, मोल मास अपॉन मोलार मास है, तो मास क्या होता है W, और मोलार मास क्या है कैपिटल M, ठीक है। इस तरह से तो मोल का फॉर्मूला W अपॉन M। अब ये मोल किसका निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सॉल्यूट का निकालना है तो N2 W2 अपॉन M2, सॉल्वेंट का निकालना है तो W1 अपॉन M1। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन? चलिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है सर? मोल फ्रैक्शन जो है कभी भी याद रखो किसी सॉल्यूशन के लिए होता है। आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, उसमें दो चीजें मैंने डाल दी हैं, उसमें मैंने एक सॉल्वेंट डाला हुआ है और एक सॉल्यूट डाला है, तो फिलहाल ये सॉल्यूशन है। इसमें दो चीजें हैं, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट को मैंने मान लिया x1 मतलब मोल फ्रैक्शन, और इसको मान लिया x2 मतलब ये उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब कितने अमाउंट में कौन सा बंदा प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं x के रूप में। अगर मोल फ्रैक्शन का मैं पूछूं कि भाई किससे दिखाते हैं, तो x से दिखाते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है हमारा, ध्यान से देखना जरा, वो दोनों का निकलता है। मोल फ्रैक्शन दोनों का निकलेगा, मतलब किसका किसका निकलेगा, सॉल्वेंट का भी निकलता है, सॉल्यूट का भी निकलता है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन लेता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेता हूं, समझो जस्ट एग्जांपल के लिए, तो उसको हम दिखाएंगे x1, और इसका फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। मतलब मोल फ्रैक्शन हमको ये बोलता है कि अगर मैं सॉल्वेंट का वैल्यू निकालूंगा तो x1 है तो उसका मोल लेने का, जैसे कि x1 लिया तो उसका मोल, मतलब अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो तो सॉल्वेंट का मोल लेना है, डिवाइड बाय पूरे सॉल्यूशन का मोल लेना है। सॉल्यूशन में क्या आता है, सॉल्यूशन में N1 N2 दोनों आ जाएंगे, तो N1 N2 करना है। आया समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तब क्या आएगा, तो हम बोलेंगे ये x2 आएगा, और यहां फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या ये बात समझ में? इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब हम क्या करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करके देखते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x1 प्लस x2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूं, x1 में x2 ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब ऑब्वियस ही बात है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर क्या होगा बच्चा, ऐड हो जाएगा। ये डेरिवेशन हमें दिखाना नहीं है क्लास 12th में, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली यूज होता है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, आधे लोग टेंशन में, सर कहां से आया, इस बेसिक से आ रहा है, इस बेसिक से वो चीज मिल रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, बराबर, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकलता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कौन सी अमाउंट जो है आपको अवेलेबल है वहां पर। टोटल सॉल्यूशन को हम एक मोल मानते हैं, तो उस एक मोल में कितना सॉल्वेंट है कितना सॉल्यूट, उसी को हम चेक करते हैं, तो उसको हम x से दिखाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, x से दिखाएंगे। क्या होता है, तो वो मोल जो होते हैं उसका ही रेशियो है। मतलब अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन मतलब दोनों को लेना है, N1 प्लस N2 दोनों लेना होगा।
अगर कोई गैस के टर्म में आ रहा है, जैसे कि आप बहुत बार देखेंगे क्लास 11 में चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर बहुत सारे गैसेस को हम ऐड कर देते हैं। 3-4 गैस एक बीकर में ऐड कर दिया मैंने, या एक कंटेनर में मैंने 3-4 गैस ऐड कर दिया, तो वहां पर भी हम क्या बोलेंगे, जिस गैस का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय पूरे सोल्यूशन का मोल, मतलब गैस नंबर 1 का मोल, गैस नंबर 2 का मोल, गैस नंबर 3 का मोल। तो ऐसा नहीं कि ये N1 + N2 ही आएगा, N1 N2 N3 N4 N5 भी आ सकता है, मतलब पूरा जितने गैसेस है सबको वहां पे सबका मोल निकाल के सबको ऐड कर दो, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं मैं। बट लिक्विड में तो ऑब्वियसली एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, तभी सोल्यूशन बनता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको अच्छे से? तो हमको बेसिक में क्या समझ में आना चाहिए कि जब मैं मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज करता हूं, x1 बोलता हूं, तो N1/N1 + N2 ये पता होना चाहिए पहले से कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है, सर ने बेसिक में अच्छे से करवाया है। साथ में x1 + x2 = 1 होता है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, बट आपको 12th में प्रूफ नहीं करना है, ये आप जानते हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके आते हैं कि भाई आपको पहले से पता है ये चीज। तो ये x1 + x2 जो है मोल फ्रैक्शन में 1 होता है। तो अगर मैं पूछूं x1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 - x2, x2 उधर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मोल फ्रैक्शन सबको समझ में आ रहा है? चलिए, मोलार मास क्या होता है पीछे बताया था, थोड़ा सा यहां पर भी जरा देख लो, क्योंकि जब आप इस चैप्टर में डील करते हो तो मोलार मास मतलब यहां पर कैपिटल M है, समझना है आपको। मोलार मास जो है इसको हम यहां पर कैपिटल M से दिखाएंगे, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब भी मोलार मास आप देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा, ठीक है, उसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट मोलार मास का, वो हमेशा किस में होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल के रूप में रहेगा, हमेशा हमेशा ग्राम पर मोल के रूप में चलेगा। मतलब कि मोलार मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस कुछ भी होगा उसका मास को हम मोलार मास बोलते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं, और यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल के रूप में रहेगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में सेट करके चलना। फिर रॉल्स लॉ, अब ये रॉल्स लॉ तो ऑब्वियसली बात है, वो लॉ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न है वो समझ के रखते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। और दूसरा केस मैं ले रहा हूं जहां पे एक कंटेनर है और उसके अंदर शक्कर और पानी का मिक्सचर है, तो ये मैंने शक्कर डाल दिया, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन है बेसिकली। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ध्यान से समझना चीजों को, रॉल्स लॉ की बात हो रही है। इसके अंदर एक ही बंदा है, तो जब इसको मैं गर्म करूंगा तो ये क्या होगा, बड़े तेजी से गैस बनेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसका जो गैस होगा उसको मैं P1 नॉट बोलूंगा, प्योर गैस है P1 नॉट। जब इसको मैं गर्म करूंगा तो इसमें शक्कर जो है कि गैस नहीं बनता है, आपको पता है शक्कर है लेकिन वो गैस नहीं बनेगा। गैस कौन बनेगा, सिर्फ पानी बनेगा। तो इसको मैं P1 बोलूंगा, और इसकी जो वैल्यू होगी P1 की, मतलब ये सॉल्यूशन के लिए, इसीलिए नॉट नहीं है, नॉट मतलब प्योर के लिए होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कि भाई जो पानी है उसी का मोल फ्रैक्शन टूटा है, मतलब वही बंदा टूटा है, और उसका ही प्योर प्रेशर जो है कि मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को बोला गया रॉल्स लॉ। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, यही रॉल्स लॉ है। तो रॉल्स लॉ क्या था, रॉल्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉल्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए हुआ, तो रॉल्स लॉ एप्लीकेबल हुआ सोल्यूशन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, इट इज एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन। क्या हुआ सोल्यूशन में एप्लीकेबल, यही सोल्यूशन में एप्लीकेबल हुआ कि सोल्यूशन में जो प्रेशर है वो उसका जो प्योर कंपोनेंट है अंदर, सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट तो गैस बनेगा नहीं क्योंकि वो तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जनरली हम ऐसा मान रहे हैं, या कम अमाउंट में रहेगा। तो जो गैस बन रहा है वो सॉल्वेंट बनेगा, तो सॉल्वेंट को हमने 1 ले लिया है, तो x1, और वो अकेला जब रहेगा तो प्योर फॉर्म में रहेगा, तो उसका जो प्रेशर है उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे लिए रॉल्स लॉ का इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर ज्यादा किसका बनेगा, ऑब्वियस है P1 नॉट ज्यादा प्रेशर बनाएगा, P1 कम बनाएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि बहुत चीजों को समझना है पहले, कि अगर कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना, किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए,
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कलेक्शन से, कॉलीगेटिव का मतलब है कलेक्शन, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कुछ गया दिमाग में? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉलिड पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना लिमिटेड है, ध्यान से सुन लो जरा। जैसे कि यहां पर हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब ये होता क्या है ये तो हम ऑब्वियस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर लोअरिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार जो है मेजरली बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हालांकि वेपर प्रेशर लोअरिंग को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आ जाएगा, रिलेटिव वर्ड भी आ जाता है इसमें, वो भी कहीं कहीं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसके और जो इक्वेशन निकलेंगे। तो ये चार चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट इसमें ये जानना है कि सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कभी कभी बच्चों को ये नहीं मालूम भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यस, जो अगला टॉपिक हम लेने वाले वो ये है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल हो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, नहीं, वो बच्चों वाले डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे समझना है मीनिंग। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है जिसमें मैं सॉल्वेंट या बोल सकते हैं कि वाटर लेकर मैं उसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, तो गर्म करने के बाद गर्म जब इसको हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेपर में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आपको बोलना है कि जो वेपर प्रेशर है, इफ दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझो, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहा हूं मैं? जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तब उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं कि जिस टेम्परेचर पे बॉइल होने लगा, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और वो गैस क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो वेपर प्रेशर किसके बराबर है? अप्लाइड प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाए, बल्कि हमें ऐसा समझना है, हमें इस तरह से समझना है कि अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, समझो पहले, अगर ये मेरे पास लिक्विड है तो इसको जब मैं फ्रीज करूंगा, तो ये जब मैं इसको क्या करूंगा? फ्रीज करूंगा, फ्रीज, तब ये किस में कन्वर्ट होगा? आइस में। तब ये किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा, राइट। और अगर उल्टा करोगे भाई, अगर कोई मेरे पास आइस है और इसको मैं थोड़ा सा हीट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? इस तरह से बोल सकते हो कि आप लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हम एक ऐसे टेम्परेचर की बात करेंगे, जैसे यहां पर आइस जो है, अगर समझो कि मेरे पास कुछ ऐसा ले लेता हूं, थोड़ा सा और एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। समझो कि मेरे पास टेम्परेचर के हिसाब से समझो -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, यहाँ पर लगभग लगभग आइस या वाटर दोनों का पैटर्न दिखेगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा अभी। और यहाँ पर जो होगा पूरी तरह से वो आइस नेचर का ही रहेगा, हार्ड आइस। तो वाटर को जब मैं फ्रीज करूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके आऊंगा, तो वो धीरे धीरे आइस बनेगा। लेकिन ये जो आइस है, जब उसको मैं आगे लेके जाऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो धीरे धीरे वाटर बनेगा। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे इस आइस का और इस वाटर का दोनों का जंक्शन है।
तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, यही समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर जो होगा बच्चा आर इन इक्विलिब्रियम, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेपर प्रेशर जो होगा बच्चा वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब वाटर को अगर मैं फ्रीज करना शुरू करूं तो यहां पर आगे क्या होगा, धीरे धीरे आइस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होगा। और अगर आइस को मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं तो वह वाटर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होगा। मतलब यहां पर आइस भी बनता है, वाटर भी बनता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें पकड़ना है जहां पर दोनों का, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। ठीक है, दे वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम, या फिर दे हैव द सेम वेपर प्रेशर, आप ऐसे बोल लो, सेम वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि भाई वो फ्रीजिंग पॉइंट है। चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही है, खतरनाक डेफिनेशन ये। ठीक है, जनरल डेफिनेशन मत लिख कर आ जाना, जिस टेम्परेचर पर फ्रीज बन गया या आइस हो गया वो फ्रीजिंग पॉइंट है, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जिस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है वो इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाता है या सेम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहां पर कुछ मैं ऑलरेडी मैंने लिखा है बट फिर भी जो मीनिंग समझना है, N1 N2 X1 X2 W1 W2 M1 M2, इनका फुल फॉर्म आपको आना ही चाहिए अगर आप इस चैप्टर से डील कर रहे हो। तो ये है मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 है तो आप बोल सकते हो सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, और M को हम बोलते हैं मोलार मास। तो ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता है मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। चीजें क्लियर है? अभी तक जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे, जो आपने पीछे देखा था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट के लिए ले रहे थे। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे कंपोनेंट जो आयन नहीं बनाते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं तब हमारे पास एक चीजें आती हैं जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करना है मुझे, लेकिन किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट के लिए। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है बच्चा, उसको हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। और ये बोलता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन यही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट है जो आयन बनाता है तो उसके कंपोनेंट का इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, उसके कंपोनेंट का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो ये वेंट हॉफ फैक्टर है। मतलब कि अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा बेसिक लेके, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मेरे पास सुक्रोज है। अब सुक्रोज मैंने कितना लिया? 1 मोल लिया, 1 मोल मैंने ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया है AlCl3, एक सॉल्ट है, ये भी कितना ले लिया? 1 मोल मैंने ले लिया है। ठीक है, क्लियर है? अब सुक्रोज को मैंने क्या किया, इस बीकर में डाला पानी के अंदर। तो ये जब मैंने इसको, सुक्रोज मतलब शक्कर, जब मैंने शक्कर को डाला तो वो पूरा डिजोल्व हो गया, अंदर पूरा डिजोल्व हो गया। और डिजोल्व होने के बाद भी ये क्या बनेगा?
ये 1 मोल ऑफ सुक्रोज के रूप में ही रहेगा, क्योंकि ये आयन नहीं बनाता है, ठीक है, टूटने के बाद भी यही हालत है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रोलाइट है मेरा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर ये AlCl3 डाला तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये टूटने लगा, AlCl3 जो है ना इस तरह से टूटने लगा, ये इस तरह से टूट गया कि भाई Al जो है 3+ बन गया और Cl1- 3 बार। तो अब जरा आयन जरा देखो इसके कितने हो रहे हैं, तो ये कितना मोल हो गया 1, और ये कितना मोल हो गया 3, तो 3 1 4 मोल ये क्रिएट कर रहा है। ये क्या बनाया, 4 मोल ऑफ आयन बना दिया। बोलो समझ में आया। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई मुझे आई निकाल के बताओ कितना होगा, तो आई का फॉर्मूला क्या है, तो आई का फॉर्मूला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया इसका, 4 आया, मोल को ही 4, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसका कितना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो तो 1 का 1 ही है, तो 1। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, I = 4 हमारा आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करने का वेंट हॉफ फैक्टर की मदद से। बेसिकली वेंट हॉफ फैक्टर की मदद से हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, आई की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। और इसके अंदर आगे डेरिवेशन में एक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो मालूम होना चाहिए आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने अमाउंट में कौन सी चीज टूटती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हालांकि ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपको मिलेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसको हम अल्फा से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज टोटली डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। क्या होता है सर, जनरली अगर मुझे बोलना क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, कितने मोल डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने टूट गए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैसे ही हालत है कि कितने मार्क्स मिले ऊपर, कितने में से मिले नीचे। तो कितने लोग टूट गए ऊपर और कितने में से टूटे वो नीचे, उनके रेशियो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा और आई का एक रिलेशन है जो आप चैप्टर में सीखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी बेसिक जो है आपको बहुत काम आ रही होगी, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों यारों को बता दो, ठीक है। चलिए यहां पर इस कंटेंट को मैं खत्म कर रहा हूं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।